हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे एक्सरसाइज के और मिसलेनियस के सब सॉल्व कर लिए। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और आने वाले एक दो सेशन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हम देख लेते हैं। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। Linear programming is used in industries and government sectors where attempts are made to increase the profitability or efficiency and to reduce wastages। इसे इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किया जाता है LPP को। रीजन क्या है? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेजेस। These problems are related to efficient use of limited resources। Limited resources को efficiently use करने के लिए problems हमें help करते हैं, like raw material, manpower, availability of machine time, cost of material and so on। Okay, अभी क्या कर लो, आप भी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और पेंसिल हाथ में ले लेना। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसे टिक मार्क कर लो और ये पॉइंट्स आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलो तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें से आपको ये पार्ट एज इट इज़ लिख लेना है, ये पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक डिजाइंड टू हेल्प फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ही हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ओके, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। देन मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस नोन एज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये पार्ट भी लिख लेना है। ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब जो भी गिवन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ऑप्टिमम सिचुएशन, या तो मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या फिर मिनिमाइजेशन हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑप्टिमम रहेगी, मिनिमाइजेशन में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारे लिए ऑप्टिमम रहेगी, व्हाटएवर इट में भी। ओके, चलो आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ LPP। Linear implies all the mathematical functions containing variables of index 1। इंडेक्स 1 का मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर वाला 1, वो इंडेक्स नहीं, यहाँ पे पावर की बात हो रही है। ओके, जैसा हम कहते हैं x² x³, ये जो 2 3 है ये क्या होते हैं? पावर में होता है। तो ये जो पावर है ये पावर कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर पावर में 1 है तो हम उसे लिखते नहीं, सिर्फ x लिखा सिर्फ y लिखा तो वो फर्स्ट पावर को इंडिकेट करता है। तो लीनियर इनइक्वेशंस और LPP में हम सिर्फ फर्स्ट पावर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraint। चलो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है मीनिंग ऑफ LPP में। These constraints may be equations or inequations। ठीक है, चलो इसके आगे कुछ पॉइंट्स है जिसकी डेफिनेशन ये कंप्लीटली नोट डाउन कर लेना है। 1 2 3 4 डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, जो जिसे हम सिंबॉलिकली x एंड y कहते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, कितने यूनिट्स परचेज करना है, व्हाटएवर इट में भी, तो वो हमारे लिए क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल, दैट इज x एंड y, जिसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता है, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस एंड फोर्थ नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो 1 2 3 4 ये एज इट इज आपने नोट डाउन कर लेना है। आगे ये नोट वैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था इसे लिखने के लिए, अभी भी लिखोगे तो भी चलेगा। हमारे लिए स्टडी में सिर्फ 2 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम ही हम स्टडी करने वाले, और उसमें भी कौन से? जो नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है वही प्रॉब्लम।
चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर्मूलेशन पे थी। यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट एंड फीजिबल रीजन, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स सेट क्या होता है और फीजिबल रीजन क्या होता है? देखो डेफिनेशन, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट if the line segment joining any two points of the set entirely lie within the same set, any two points, कोई भी दो पॉइंट्स। देखो अभी कॉन्वेक्स सेट किसे कहा जाएगा? अभी ये एग्जांपल देखो 6.1 6.2 फिगर्स में यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल दिए हैं। कोई भी आप दो पॉइंट्स अगर लेते हो, जैसे एग्जांपल दिया है ए पॉइंट और बी पॉइंट, हम लेते हैं समझो ये दो पॉइंट्स, और अब अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो वो पूरे के पूरे इसी सर्कल के अंदर हमें मिलेंगे, राइट। यहाँ पे भी आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, समझो मैं ये ले लेता हूँ सी और डी, अगर हम कनेक्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे? एक ही जगह पे। दो लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। ये पूरा का पूरा इस फिगर के अंदर ही है। तो एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, मतलब सेम सेट के, वो पूरे के पूरे उसी सेट में रहेंगे, उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स सेट, ओके। और ये जो फॉलोइंग हमें दिख रही है ये दोनों कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूँ, कनेक्ट किया, चलो ये तो इस सर्कल के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स विद इन द सेम सेट नहीं है। यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे डिसजॉइंट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ, ओके, ये डिसजॉइंट हो गया, इस वजह से हम इसे कॉन्वेक्स सेट नहीं कह सकते। कॉन्वेक्स सेट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? कोई भी आप दो पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो वो उसी सेट के अंदर होने चाहिए, और यहाँ पे दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेट क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ये जो लाइन है यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन। चलो तो ये दो एग्जांपल कॉन्वेक्स सेट के हैं, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो ये पॉइंट्स आपने एज इट इज यहाँ तक लिख लेना है। डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। इसके आगे और भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि कॉन्वेक्स सेट बाउंडेड हो सकते हैं या फिर अनबाउंडेड हो सकते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड, ठीक है। अभी बाउंडेड और अनबाउंडेड में डिफरेंस क्या होता है? अभी यहाँ पे प्रॉपरली सिर्फ डायग्राम देख के समझ में नहीं आएगा कि बाउंडेड अनबाउंडेड क्या है, लेकिन अगर मैं मान लो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और देखो ये लाइंस मैंने ड्रॉ किए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? बाउंडेड सेट हो गया। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ऐसा किया, ये हो गया अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है कहीं पर। यहाँ पे क्या है? बॉर्डर फिक्स हो गई है, तो ये लाइन ये बॉर्डर के बाहर नहीं जा रही है। आप ये कोई भी देखो, कोई भी फिगर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी वैल्यूज़ है वो बॉर्डर के अंदर रहनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे बाउंडेड। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, लिमिटेशन ही नहीं है, वैल्यूज़ कहीं भी जा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे लिए अनबाउंडेड, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये लिख लेना। ये ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं, इसकी जगह पे आप ये जो है इसे ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। आगे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। चलिए ये पॉइंट हम देख चुके हैं, दो तरीके से हो सकता है, ग्राफिकल, सिंप्लेक्स। आपको स्टडी में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, ओके। सम डेफिनेशंस, अच्छा ये डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ लिख लेना है। सॉल्यूशन, फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन एंड फीजिबल रीजन, ओके। अब सॉल्यूशन क्या कहा है? अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। देखो ये चार पॉइंट्स आपको समझ लेना है: सॉल्यूशन, फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन और फीजिबल रीजन। अब देखो ये जो है शेडेड रीजन, इसे हम कहते हैं फीजिबल रीजन। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? फीजिबल रीजन। शेडेड रीजन को हम कहते हैं फीजिबल रीजन। और अब
इस शेडेड रीजन में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, ये सब आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? फीजिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, कॉस्ट है, वॉट एवर इट में भी, आप कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लो। यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू रहेगी उससे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपके लिए रहेगा फीजिबल सॉल्यूशन। ओके, और अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछते हैं, देखो अभी डेफिनेशन में क्या कहा है, पहला वर्ड यूज किया है सॉल्यूशन और फिर कहा है फीजिबल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब ये दोनों लेस देन के इक्वेशंस हैं। अब लेस देन के इक्वेशन इसलिए, ये लाइन के नीचे जो भी पॉइंट्स में ले लेता हूँ, अगर मैंने ये पॉइंट भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, कोई भी ले लिया, तो यहाँ पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू रहेगी। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा मैं उसे कहूँगा सॉल्यूशन। ओके, देखो इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स और वाई की, कोई भी पॉइंट पकड़ लो और सॉल्व करो, तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन ये शेडेड रीजन के अंदर होता है तो मैं उसे क्या कहूँगा? फीजिबल सॉल्यूशन कहूँगा। आ गया समझ में? कोई भी पॉइंट ले लो एक्स और वाई का, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। और अगर ये सॉल्यूशन ये रीजन, शेडेड रीजन के अंदर है, फीजिबल रीजन के अंदर है, तो उसे हम कहेंगे फीजिबल सॉल्यूशन। और चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अब ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? अब ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव, अगर आपका मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, जो एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो आपके लिए रहेगा ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो आपके लिए रहेगी ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, याद है हम यहाँ पे मैक्सिमम में से अगर मैक्सिमाइजेशन, देखो अभी ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू यहाँ पे 79 मैक्सिमम है, तो हम क्या लिखते हैं? z विल बी मैक्सिमम एट 3 and 4। तो अगर मुझे पूछा जाएगा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, तो मैं कहूँगा 79। अब ये एग्जाम्पल 2, इसमें ये मिनिमम के लिए था, तो यहाँ पे मिनिमम कौन सी वैल्यू पर है? 1 और 5 के ऊपर 15, तो मैं कहूँगा ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन इज 15। तो क्लियर हो रहा है? चलो, तो ये पॉइंट्स आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। ये थ्योरम्स विदाउट प्रूफ यहाँ पर दिए हैं। चलो, थ्योरम 1, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये एजम्पशन किया गया है। और सेकेंड थ्योरम है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी अटेन इट्स ऑप्टिमम वैल्यू आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट लीस्ट वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगी। एटलीस्ट एक मतलब एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, मैक्सिमम और मिनिमम एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम एक तो मिलेगा ही। और ये नोट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इफ़ एलपीपी हैज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशंस एट मोर देन वन पॉइंट, then the entire line joining those 2 points will give optimum solution. Hence the problem will have infinite solutions. Okay. मान लो अगर ऐसा होता है, चलो एक ग्राफ के थ्रू मैं बता देता हूँ। चलो समझो ये हमारे लिए लेस देन का है और ये हमारा फिजिबल रीजन है। अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट हमें कुछ तो भी मिल रहा है, समझो यहाँ पे 3 4 आ गया और यहाँ पे 5 2 समथिंग। ओके, और z की वैल्यू ए पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू 50 आ गई और बी पॉइंट के ऊपर भी समझो वो 50 आ गई, मतलब सेम आ गई। और
हमारा फंक्शन समझो मैक्सिमाइजेशन का है और यही समझो हमारे लिए, और ये सी पॉइंट है, ओके, और ये सी पॉइंट के ऊपर समझो जेड हमारा आ गया 20। मैक्सिमाइजेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि दो जगह पे 50-50 मतलब हाईएस्ट आंसर मिल रहा है। इस सिचुएशन में ये जो लाइन है, ओके, यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गए हमको, ए और बी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इफ एलपीपी हैज ऑप्टिमम सॉल्यूशन एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, देन द एंटायर लाइन ज्वाइनिंग दोज पॉइंट, ये जो पूरी लाइन है जो ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, विल गिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना यहाँ तक ज्वाइन करने के लिए पूरा हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगी। इसका मतलब आप ये लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठा लो, ओके, कोई भी पॉइंट उठा लो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको 50 ही आंसर मिलेगा। इसका मतलब सॉल्यूशंस कितने हो गए, इन्फिनाइट, क्योंकि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं हम काउंट भी नहीं कर सकते, इन्फिनाइट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, ओके। तो ये पार्ट हमने लिख लेना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने थ्योरी देखा, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो भी बता दूंगा। अभी आपने होमवर्क में आज की जो थ्योरी है उसे लिख लेना है, ठीक है। और एक बात, आप अगला सेशन देखने से पहले एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खुद भी ट्राई करके देखो। डायरेक्टली मैं आंसर बता दूंगा तो फिर उसमें कोई मज़ा है भी नहीं और सीखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन देखने से पहले आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर लो। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में और आंसर में बहुत मिसप्रिंट है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। चाहे जो भी हो जाए आप ट्राई तो करो, नेक्स्ट सेशन में आपको इसका सही आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम मिलते हैं, थैंक यू।